नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आराध्यांश ट्यूटोरियल हब पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना था और आज हम इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 50 प्रश्नों का सफ़र। पहला प्रश्न है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या बाइनोकुलर? इसका सही उत्तर है पेरिस्कोप, जिसे परिदर्शी भी कहते हैं दोस्तों। और इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर की तरफ एक एप्पल है और यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाती है ये एक समतल दर्पण से टकराती है, जो कि इस प्रकाश किरण के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ से जब ये प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो ये दूसरे समतल दर्पण पे जाती है और यहाँ पर भी ये 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है और 45 पर ही ये परावर्तित होगी। और इस प्रकार से ऊंचाई पर या ऊपर की सतह पर कोई वस्तु नीचे आराम से दिखाई दे जाती है। तो पनडुब्बी या सबमरीन में यही पेरिस्कोप इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है शुष्क वायु, बी वायु और जल, सी आसुत जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी, वायु और जल दोनों ही लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। दोनों में से किसी एक की भी कमी होगी या अनुपस्थित होगा तो लोहे पर जंग नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है 53, 1 जूल तुल्य होता है। तो दोस्तों 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, यानी 1 जूल बराबर होगा 1/4.2 कैलोरी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 54 है, निम्न में से कौन सा जंतु पेशीय पाद की सहायता से गति करता है? केंचुआ, घोंगा, तिलचट्टा या फिर मछली? तो दोस्तों पेशीय पाद पाए जाते हैं घोंगे में, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्नेल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 55, ध्वनि का संचरण होता है। ए अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के रूप में, बी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के रूप में, सी अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में, डी कण स्वरूप में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में। अनुदैर्ध्य इसलिए क्योंकि ध्वनि के संचरण में माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही, यानी उसके समांतर या उसके अनुदिश ही कंपन करते हैं, इसलिए अनुदैर्ध्य है। अगर ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये अनुदैर्ध्य है। और प्रगामी इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है Na2O2, बी H2O2, सी BaO2 और डी है PbO2। पहले जो 3 ऑप्शंस हैं दोस्तों, इन सभी में ऑक्सीजन परमाणु का जो ऑक्सीकरण अंक है वो -1 है, यानी ये पेरोक्साइड आयन है। लेकिन जो ऑप्शन डी है दोस्तों PbO2, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, यानी ये ऑक्साइड आयन है, पेरोक्साइड नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फुलरीन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फुलरीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से बनता है? मैथेन, एथेन, एथीन या एसिटिलीन? तो दोस्तों इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है और जल की क्रिया H2O से क्रिया होगी H2O से, तो C2H2 और CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और C2H2 मीन्स एसिटिलीन गैस यहाँ पर बनेगी। एथाइन गैस है ये, IUPAC नेम में आप जानते हैं ही सही। और
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अंडाशय? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन ACTH स्रावित होता है, जिसकी अधिक सक्रियता के कारण ये एड्रिनल ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, उसको उद्दीप्त करता है और वो कॉर्टिसोल का ज़्यादा उत्पादन करती है, जो कि कुशिंग सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। तो पीयूष ग्रंथि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक है स्टाइरिन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन या 1,3-ब्यूटाडाइन? दोस्तों प्राकृतिक रबर का जो मुख्य घटक है, इसका जो एकलक है, मोनोमर है, वो होगा आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग में कार्बन का समस्थानिक प्रयुक्त होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग में जो कार्बन का समस्थानिक प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है कार्बन 14, यानी कार्बन 14 जो समस्थानिक है, इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में, यानी किसी कार्बनिक पदार्थ की चीज़ की अपन उसकी आयु निकालना चाहते हैं कि इसकी एक्चुअल आयु क्या है या इसका निर्माण कब हुआ होगा, तो उसकी आयु निकालने में कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रसोई में काम आने वाली LPG में कार्बन किस रूप में उपस्थित रहता है? ऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में, जलीय के रूप में या ज्वलनशील नाइट्राइड के रूप में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन के रूप में, क्योंकि LPG जो है वो प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन का ही मिश्रण है। इनकी परसेंटेज भी आप याद रख सकते हैं, प्रोपेन 48% है, ब्यूटेन 50% और पेंटेन है 2%। के साथ ही हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, विश्लेषण अभिक्रिया का, तीव्र अभिक्रिया का या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का? तो दोस्तों लोहे पर जंग का लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक्चुअली ये। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लोहे से जुड़ता है और लोहे का ऑक्साइड बनाता है, वही जंग है। अगला प्रश्न है 64, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है पाउंडल, डाइन, जूल या न्यूटन? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जूल, क्योंकि हम देखें यहाँ पर जो पाउंडल, डाइन या न्यूटन है, ये तीनों ही बल के मात्रक हैं, केवल जूल बल का मात्रक नहीं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 65, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या यकृत? दोस्तों यकृत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, सही उत्तर होगा इसमें डी। प्रश्न 66 है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? आमाशय, ग्रसिका, शुद्धांत या बृहदांत? तो दोस्तों बृहदांत में जल का अवशोषण होता है मुख्य रूप से, सही उत्तर होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में पनीर बनाने के लिए पृथक्करण की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? निष्पावन, संघनन, निस्तारण या निस्यंदन? तो दोस्तों निस्यंदन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, जिसमें अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा जो है इस प्रोसेस में अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में या निस्यंदन में। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 68वां, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए किलो जूल पर केजी, या बी है केजी पर किलो जूल, सी है जूल या फिर डी है वॉट? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किलो जूल पर केजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश या अंडाशय? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा परागकोश, क्योंकि यहाँ पर जो 3 ऑप्शन थे वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये स्त्री केसर के भाग हैं, लेकिन जो परागकोश है वो पुंकेसर का भाग है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में या
प्लाज्मोडियम में दोस्तों मुकुलन द्वारा जो बर्डिंग है इसके द्वारा जो अलिंग जनन होगा वो हाइड्रा में होगा। इसमें एक मुकुल या बर्ड निकलती है जो धीरे धीरे वृद्धि करती है और बाद में जो पेरेंट हाइड्रा है उससे अलग होकर इस प्रकार से एक डॉटर हाइड्रा बन जाता है। 2 हाइड्रा यहाँ पर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवात के नेत्र का व्यास होता है। तो दोस्तों चक्रवात के बीच का उसका सेंटर पॉइंट होता है जिसे नेत्र चक्रवात का नेत्र कहा जाता है। और यह एक शांत एरिया होता है, शांत क्षेत्र होता है और इसके जो बाहर का एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हलचल रहती है। तो जो चक्रवात के नेत्र का व्यास होता है वो जनरली इसका 10 से 30 किलोमीटर तक का एरिया होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिंक, क्योंकि जिंक एक धातु है और धातुओं का एक गुण है आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबल, जिनको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस थे हमने देखे थे दोस्तों फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे के सारी अधातुएं हैं। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए जिंक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंब के आकार का प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में जो बिंब की आकृति यानी जो वस्तु की का जो भी आकार होगा उसके प्रतिबिंब का वही आकार उसमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है निम्न में से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या चांदी। दोस्तों आप समझ गए होंगे इसमें से चांदी इसका सही उत्तर है जो कि अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव है मछली, केंचुआ, कॉकरोच या छिपकली। तो दोस्तों त्वचा द्वारा जो श्वसन करने वाला जीव है इनमें से वो होगा केंचुआ, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 76वां निम्न में से कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के विखंडन से बनता है? दोस्तों 2 तरह के श्वसन हमने पढ़े हैं, वायवीय और अवायवीय। जो वायवीय श्वसन होता है उसमें जो अंत में बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है ग्लूकोज का तो उस केस में आपको अल्कोहल मिलेगा, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन है। ऑप्शन ए है आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और डी है कॉपर। तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो होगा मैग्नीशियम का, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। 78वां प्रश्न है स्वांगीकरण की प्रक्रिया आहार नाल के किस भाग में होती है? दोस्तों जो भोजन का जो पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है एसिमिलेशन, तो ये जो स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो आहार नाल के किस भाग में होगी? मुख गुहिका में होगी, अमाशय में होगी, शुद्रांत्र में होगी या गुदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुद्रांत्र में स्वांगीकरण की प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न है अचल संधि है। ऑप्शन ए है ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य, बी निचले जबड़े व कपाल के मध्य, सी बाह एवं कंधे के मध्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा निचला जबड़ा तो हिल जाता है, इसको हम मूव करा सकते हैं, लेकिन ऊपरी जबड़े में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो जो ऊपरी जबड़ा है कपाल से जुड़ा हुआ ये अचल संधि का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है स्वयं को नष्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या लाइसोसोम में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लाइसोसोम, क्योंकि इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो इसके स्वयं को ही नष्ट करने योग्य क्षमता रखते हैं। क्योंकि लाइसोसोम का कार्य वैसे तो जो कोशिका में जो डेड पार्ट्स हैं उनको नष्ट करने का होता है, लेकिन अगर ये एंजाइम खुद इसमें ही यानी लाइसोसोम में ही कई बार इसको भी ये स्वयं को भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
निम्न में से सदिश राशि है कार्य, समय, द्रव्यमान या गुरुत्वीय बल। तो दोस्तों जो गुरुत्वीय बल है ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी एक दिशा निश्चित है। जैसे कि अब पृथ्वी की बात करें, जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो उसको केंद्र की ओर अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इसकी एक डायरेक्शन सेट हो गई, फिक्स हो गई है, इसलिए एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर है बल, संवेग, त्वरण या विस्थापन। दोस्तों वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दूध को जीवाणु रहित करने की विधि कहलाती है इम्यूनाइजेशन, पाश्चुरीकरण, वर्नेलाइजेशन या कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाश्चुरीकरण, क्योंकि इस विधि में जो है दूध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर, यानी लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है और फिर उसे अचानक ही एकदम से इसको ठंडा किया जाता है। तो इससे जो जीवाणु हैं उनकी जो प्रोसेसिंग है, उनकी जो कार्य करने की शक्ति है वो लगभग क्षीण हो जाती है और दूध जो है वो सेफ रहता है, फटता नहीं है। तो फूड प्रोसेसिंग में ज़्यादातर इसी विधि का, पाश्चराइजेशन प्रोसेस का ही यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है पेट्रोल, जल, मिट्टी का तेल या नींबू का रस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल, क्योंकि सोडियम धातु बहुत ही सक्रिय धातु है और सामान्य ताप पर भी इसको अगर आप खुले में रखेंगे, हवा में रखेंगे, तो ये वायु की नमी में जो जल है, जल वाष्प है, उससे क्रिया कर लेगी और ये एक विस्फोट के साथ जलेगी। तो इस वजह से इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि इसका नमी से कांटेक्ट खत्म हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है ए वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, बी वस्तु के द्रव्यमान पर, सी गुरुत्वीय त्वरण पर और डी है वस्तु के आकार पर। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी, वस्तु के द्रव्यमान पर, क्योंकि किसी वस्तु का जड़त्व वो है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, और अगर किसी वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसमें उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना उतना ही मुश्किल होगा, इसलिए यह द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 1, अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, उत्तल लेंस नहीं है ये। तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व उल्टा, आभासी व सीधा। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, आभासी व सीधा। अगला प्रश्न है, लाइकेन उदाहरण है सहजीविता का, परजीविता का, परभक्षता का या सहजनन का। तो दोस्तों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहजीविता का, क्योंकि यहाँ जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक दोनों का ही सहजीवन इसमें पाया जाता है। जो कवक है वो शैवाल को जल और दूसरे अन्य खनिज उपलब्ध कराता है, और उसके बदले में जो शैवाल है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें होगी, तो वो भोजन जो है कवक को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार एक दूसरे को ये अपनी जो सहयोग करते हैं जीवन में, इसलिए यह सहजीविता का उदाहरण होगा लाइकेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से निर्जीव है जल, काई, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी है छत्रक। तो दोस्तों प्रश्न बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा कभी किसी को उलझा सकता है। ऑप्शन सी बताने वालों की चांसेस ज़्यादा हैं, कभी कभी जल्दी में हम ऑप्शन सी भर देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जल। निर्जीव वही है, काई जो है वो शैवाल है, एक सजीव है। अगला प्रश्न है, झिल्ली रहित कोशिकांग है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, बाकी सभी
झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। अगला प्रश्न है, आँख की आइरिस किसके प्रति संवेदी होती है? प्रकाश संवेदी, रसायन संवेदी, ऊष्मा संवेदी या उपरोक्त सभी? दोस्तों, जो आँख की आइरिस होती है ये प्रकाश संवेदी होती है। अगला प्रश्न है, लाल केचुए में दांतों की जगह विशेष संरचना होती है, वो संरचना क्या होगी? गिज़ार्ड, फ्लिपर, शूक या कांटे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गिज़ार्ड। प्रश्न नंबर 93 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, एम स्वान, ब्राउन, ल्यूवेनहॉक? दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्लाइडेन स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 7 अगस्त या 16 सितंबर? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 16 सितंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। लार परिवर्तित करती है, ऑप्शन ए है स्टार्च को माल्टोज में, बी वसा को वसी अम्ल में, सी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, डी प्रोटीन को अमीनो अम्लों में? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च को माल्टोज में, क्योंकि लार में जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या सेलुलोज? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। कवक में ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ संचित होता है। अगला प्रश्न है, पौधे श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? दोस्तों, हम पौधे में श्वसन की बात कर रहे हैं, तो श्वसन में तो ऑक्सीजन गैस ही काम में ली जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण में आप लोग जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? पहला है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, बी जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, सी विशिष्ट जीन से बनते हैं, डी अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं? तो दोस्तों, जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं और एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं, और ये अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये विशिष्ट जीन से बनते हैं। ये बात एंजाइम के लिए सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन हैं ए, बी और डी, ये बिल्कुल करेक्ट हैं एंजाइम के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अवशेषी अंग है, कृंतक दांत यानी इंसिजर्स टीथ, बी है रदनक दांत कैनाइन्स, सी है चवर्णक यानी मोलर, और डी है अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर्स? दोस्तों, मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में जो पाए जाते हैं वो होते हैं मोलर्स, यानी ऑप्शन सी। इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है भोजन को चबाने में, लेकिन फिर भी ये मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में, वृक्क में, मूत्राशय में या प्रोस्टेट ग्रंथि में? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत में। यूरिया का संश्लेषण होगा यकृत में। तो दोस्तों, आज के जो 50 प्रश्न थे उनका सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, और आज आपके लिए जो मोटिवेशनल मंत्र है वो है, जितना कठिन संघर्ष होगा दोस्तों, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आप मेहनत करते जाइए, कठिन परिश्रम करते जाइए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। और इसी विश्वास के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूं दोस्तों। आराध्यांश ट्यूटोरियल हब को आप देखते रहें, और ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और अपने जो भी विचार हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें।